हम लोगों ने क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा है, यूनिट्स के बारे में पढ़ा है, और क्वांटिटीज़ के दो बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं? जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है। जैसे एरिया, एरिया में हमने एक फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ यूज़ की और दूसरी क्वांटिटी जो विड्थ होती है उसको हम लोग लेंथ ही मानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज एरिया। ऐसा क्यों करते हैं? कन्वीनियंस के लिए, चीज़ों को इजी बनाने के लिए, कि हम दो चीज़ों का अलग अलग नॉलेज बनाकर नहीं रखना चाहते कि लेंथ एक अलग चीज़ होती है और विड्थ एक अलग चीज़ होती है। हम लोग जानते हैं लेंथ और विड्थ एक ही चीज़ होती है, खाली डायरेक्शन में हमने अपने कन्वीनियंस से उसके नाम रखे हुए हैं, पर फंडामेंटली बेसिकली दोनों लेंथ ही होती हैं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब इस तरह से जो हमारी एक क्वांटिटी है एरिया, उस एरिया में लेंथ कितनी बार आती है? आंसर है 2 बार। 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो हमको एरिया मिलता है, एक एरिया मिलता है। ठीक है, अगर हम एक क्वांटिटी निकालना चाहें वॉल्यूम, तो उसके लिए हमको 3 तरह की लेंथ चाहिए, जो एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है। इन तीनों लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करा के हम कौन सी क्वांटिटी बनाते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में लेंथ के कितने मल्टीप्लिकेशन हैं? 3। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के एक से ज़्यादा बार जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारी एक नई क्वांटिटी तैयार होती है, दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे हमने एक क्वांटिटी बनानी है स्पीड। स्पीड के लिए हम 2 फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करते हैं, एक है लेंथ डिस्टेंस और एक है टाइम। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? स्पीड। तो स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसके पास 2 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, एक लेंथ। कितनी बार लेंथ? 1 बार, 2 बार, 3 बार? 1 बार। टाइम कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार? कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? तो आंसर है मल्टीप्लाई तो हुआ ही नहीं है, डिवाइड हुआ है। तो ठीक है, कितनी बार डिवाइड हुआ? 1 बार। डिवाइड होना मल्टीप्लाइड है, लेकिन उसका उल्टा, उल्टा यानी नेगेटिव। जैसे t⁻⁻1, इसका मतलब क्या होता है? 1/t डिवाइडेड बाई t। तो जब हमको डिवाइड करना होता है तो हम उसकी पावर में माइनस लगा देते हैं, और जब मल्टीप्लाई करना होता है तो पावर को प्लस रहने देते हैं। तो बेसिकली दोनों क्या है? मल्टीप्लिकेशन। एक पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन और एक उल्टा यानी नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो स्पीड में किस चीज का मल्टीप्लिकेशन है? लेंथ का मल्टीप्लिकेशन +1 टाइम, टाइम का मल्टीप्लिकेशन -1 टाइम। ओके, इस तरह से हमने देखा कि जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे आसपास हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन से बनती हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितना भी हो सकता है, डिपेंडिंग हमने कैसी डेफिनेशन उसकी बनाई। तो जितनी बार हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं उतनी क्वांटिटीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम में लेंथ इन्वॉल्व है, ऐसी लेंथ भी इन्वॉल्व है, ऐसी लेंथ भी इन्वॉल्व है और ऐसी लेंथ भी इन्वॉल्व है। ये जो अलग अलग डायरेक्शन की 3 बार लेंथ इन्वॉल्व है, इसको हम बोलते हैं कि वॉल्यूम के पास लेंथ की 3 डायमेंशन है। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। वॉल्यूम के पास लेंथ की कितनी डायमेंशन है? 3। तो बताइए एरिया के पास लेंथ की कितनी डायमेंशन है? 2। और लेंथ के पास, डिस्टेंस के पास 1। अब स्पीड के पास किस किस की डायमेंशन है? लेंथ की और टाइम। लेंथ की कितनी डायमेंशन है?
1 और टाइम की कितनी -1। ठीक है, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर लेकर हम एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनाते हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर ही क्या कहलाती है? डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब उस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी से कितनी बार में लाया जाता है, यानी कितनी तरफ वो फैली हुई होती है। ये तो इस तरह से और क्वांटिटीज हम बनाकर देखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज का ये जो फंडा है, ये हमने बेसिकली बनाया था मैकेनिक्स की क्वांटिटीज स्टडी करने के लिए। मैकेनिक्स मतलब स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ये सब चीज़ों के लिए। लेकिन बाद में जैसे जैसे फिजिक्स में डेवलपमेंट हुआ, इसको हम दूसरी ब्रांचेस में भी ले गए और आगे भी बढ़ाया। तो अब हम हर क्वांटिटी के लिए इसको पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? डायमेंशंस को। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के जो डायमेंशन होते हैं, हमको एक क्वांटिटी हमने देखी नेचर में, अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटी बनाई थी 7 और 2 एंगल सप्लीमेंट्री, बेसिक क्वांटिटी कितनी बनाई थी? 7। हम क्या चाहते हैं कि दुनिया की हर क्वांटिटी उसी 7 से एक्सप्रेस हो जाए। जैसे एरिया लेंथ से एक्सप्रेस होगा, खाली लेंथ को कितनी बार हमको करना पड़ेगा? 2 बार, एक बार इधर एक बार इधर, 2 डायमेंशन लेंथ की लगेगी। इसी तरह से हर क्वांटिटी को हम चेक करते हैं, हर क्वांटिटी को एनालिसिस करते हैं, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। एनालिसिस मतलब हम एनालाइज करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व है और कितनी बार इन्वॉल्व है, इसका इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा है। जैसे अगर हम लेंथ को 2 टाइम्स कर दें तो वॉल्यूम 2 टाइम्स नहीं बढ़ता, 8 टाइम्स बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लेंथ की कितनी डायमेंशन इन्वॉल्व है? 3। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 8 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा। उसमें लेंथ की 3 डायमेंशन इन्वॉल्व। उसी तरह से वेलोसिटी में टाइम की डायमेंशन है। इस डायमेंशन से हमको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि स्पीड में, वेलोसिटी में टाइम की डायमेंशन है। अगर मुझे यहां से बिलासपुर जाना है, तो यहां से बिलासपुर जाना है और ठीक है 2 घंटे में हम पहुंचते हैं। अगर हम अपनी वेलोसिटी बढ़ा दें तो टाइम का क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? टाइम पर डिपेंड करती है। इसका मतलब टाइम वेलोसिटी में एक डायमेंशन है, उसका एक हिस्सा है। तो जिस चीज से मिलाकर हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है, उन सब फंडामेंटल क्वांटिटीज का असर पड़ता है। डिराइव्ड क्वांटिटी पर उसका इफेक्ट आता है और उसमें चेंजेस आते हैं उसके कारण। जैसे फोर्स, फोर्स में मास हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फोर्स में मास की डायमेंशन होती है या नहीं होती? तो हमने क्या किया, एक लोहे का टुकड़ा लिया 1 किलो का, उसको इतनी जोर, उसको फोर्स लगाया, वहां तक चला गया। ठीक है। अब दूसरा टुकड़ा लिया 2 किलो का, उसको भी वहीं तक पहुंचाना है, फिर से फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स लगाना पड़ा कि ज्यादा? ज्यादा। यानी फोर्स किस पे डिपेंड करता है? सो मास शुड बी 1 डायमेंशन ऑफ द फोर्स। तो फोर्स में मास जरूर इन्वॉल्व होगा। मास के चेंज होने से फोर्स चेंज हो रहा है। और सुनिए, एक बॉल मैंने लिया, उस पर फोर्स लगाया, उस दीवार तक पहुंचा 2 सेकंड में। दूसरी बार उस टुकड़े को लिया, फोर्स को चेंज किया, 1 सेकंड में पहुंच गया। फोर्स बदला होगा, मैंने ज्यादा फोर्स लगाया, टाइम
चेंज हो गया तो टाइम भी क्या है, फोर्स की एक डायमेंशन, क्योंकि टाइम से फोर्स चेंज होता है। तो डायमेंशन से हमको क्या पता लगा कि उस क्वांटिटी से हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी अफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि फोर्स में अगर टाइम एक डायमेंशन है तो इसका मतलब टाइम से फोर्स को फर्क पड़ता है। और हम लोग सब जानते हैं कम फोर्स लगाओ, ज़्यादा फोर्स लगाओ, कोई भी हैपनिंग का, कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट होने का टाइम कम ज़्यादा हो जाएगा। ये फोर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी टेम्परेचर 20 डिग्री है और मैं एक फोर्स से बॉल को फेंकता हूँ, बॉल 2 सेकंड में वहाँ पहुँचता है। फिर टेम्परेचर 30 डिग्री हो गया, मैं उतने ही फोर्स से उसी बॉल को फेंकता हूँ, वहाँ पर फिर से 2 सेकंड में पहुँचता है, कोई फर्क नहीं पड़ा टेम्परेचर से। तो मैं क्या कहूँगा, इज इट हैविंग ए डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर? नो। ठीक है, तो इस तरह से जिस चीज़ में जिसकी डायमेंशन होती है उससे उसको इफेक्ट पड़ता है चेंज होने से। ये कुछ बात समझ में आ रही है कि डायमेंशनल एनालिसिस हमको क्यों चाहिए। जैसे अगर आप हमको बोलोगे कि भाई 20 डिग्री की जगह टेम्परेचर 25 हो गया, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूँगा, फोर्स में टेम्परेचर की डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब टेम्परेचर से उसको कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसी तरह से हर चीज़ में अलग अलग हम देखते हैं कि अगर उसमें डायमेंशन उसकी है तो असर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम डायमेंशन का कैसे पता लगाते हैं? तो आंसर है हम लोग फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं और एक एक स्टेप करके अपनी डेफिनेशन को चेक करते हैं और उस डेफिनेशन के बेसिस पर अपना फॉर्मूला बनाते हैं। उस फॉर्मूले के बेसिस पर हम उसकी डायमेंशन एनालाइज करते हैं, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग शुरू करेंगे। तो इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके हमने सिंबल बना लिए। जैसे मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो मास का सिंबल हमने बनाया m, लेंथ L और टाइम का T, M, L और T, ये क्या है, डायमेंशन। तो kg क्या है, मास का यूनिट, यूनिट शब्द। M क्या है, मास का, यस, M इंडिकेट्स क्वांटिटी, क्वांटिटी का नाम क्या है, मास, छोटा फॉर्म M। उस क्वांटिटी का यूनिट क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम का सिंबल क्या है, केजी। तो केजी यूनिट का सिंबल है, एम किसका सिंबल है, यस, मास, क्वांटिटी। एल लेंथ, क्वांटिटी। क्वांटिटी को ही हम किसकी डेफिनेशन में यूज कर रहे हैं, डायमेंशन। तो डायमेंशन किससे बनी होती है, डायमेंशन क्वांटिटी से बनी। डायमेंशन किससे बनी होती है, क्वांटिटी से, यूनिट से नहीं, याद रखिए। सो डायमेंशन क्वांटिटी से बनती है, इसलिए उसमें सिंबल किसके यूज होंगे, क्वांटिटी के सिंबल यूज होंगे, यूनिट के सिंबल यूज नहीं, ये ध्यान रखना है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज डायमेंशन, किसकी डायमेंशन होती है और डायमेंशन क्या होती है, तो उसका एक लाइन में आंसर लिखिए। Dimensions of a physical quantity. Dimensions of a physical quantities are powers to which the units of base quantity, units of base quantities are raised. Units of base quantities are raised to represent a derived quantity.
ओके, अब उसके बाद एग्जाम्पल्स, वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ. Volume has 3 dimensions of length. So we will write it volume length this is length q. ओके, ये जो चीज हमने बनाई लेंथ क्यू, इसी तरह से डिवाइड वाली भी बना सकते हैं. जैसे वेलोसिटी की डायमेंशंस, वेलोसिटी होता है, तो डायमेंशन बनाने के लिए हमारा स्टेप रहेगा, पहले फिजिक्स में जो हमने उसकी डेफिनेशन बनाई है, जो फॉर्मूला बनाया है, उसे लिखेंगे. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या बनाया है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या हम जानते हैं? तो आंसर है, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? लेंथ. सो दिस वी विल राइट लेंथ और टाइम की डायमेंशन टाइम. ठीक, जब हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ डायमेंशन है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं. दिस शोज दैट डायमेंशन L एंड डायमेंशन T. ठीक, सो मैथमेटिक्स का रूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर को आप ऊपर ला सकते हैं, उसकी पावर क्या हो जाएगी? -1. तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो गई? LT -1. तो इसमें अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, because this shows dimensions. तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं है, वेलोसिटी की डायमेंशन. जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, पर जब हम उसकी डायमेंशंस लिखते हैं तो अलग तरीके से लिखते हैं, तो उसमें ब्रैकेट लगा देते हैं. ओके, तो अब हम इसको पढ़ेंगे. हमारे तरीके क्या रहेंगे पढ़ने के? पहले हम क्वांटिटी लिखेंगे, उसके बाद उस क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उस फॉर्मूले के बेसिस पर उसकी डायमेंशंस लिखेंगे, और साथ ही साथ हम ये याद करेंगे कि फिजिक्स में उसकी यूनिट क्या होती है, उस क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है. तो 4 चीज़ें हमको याद रखनी हैं, और उन 4 चीज़ों को याद करके हम उसका एक चार्ट बनाएंगे. उस चार्ट में क्या क्या रहेगा? पहले क्वांटिटी, फिर फॉर्मूला, उसके बाद डायमेंशंस, और लास्ट में डिराइव्ड यूनिट. ओके, तो सबसे पहले क्वांटिटी से शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वांटिटी, जो हमारी बेसिक क्वांटिटीज हैं 7 क्वांटिटी, वो तो वैसी की वैसी रहेंगी. डिराइव्ड क्वांटिटी से शुरू करते हैं. जैसे सबसे छोटी डिराइव्ड क्वांटिटी हमने ली एरिया. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? L2. अब L इज लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर. ओके, वॉल्यूम का बताइए? वॉल्यूम length into length into length. So this is 3 dimensions of length and unit is meter cube.
उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब में इसकी डायमेंशन लेनी है, लेंथ की डायमेंशन। उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब का एक ही फॉर्मूला होता है, लेंथ अपॉन टाइम। अगर ये लेंथ अपॉन टाइम है तो इसकी डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, LT - 1। यूनिट बोलिए इसका, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसकी डायमेंशन हो गई LT - 2 और इसकी यूनिट मिनट, मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं। उसके बाद मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला याद है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, m। और वेलोसिटी, वेलोसिटी का ऊपर हम डायमेंशन बना चुके हैं LT - 1। तो मास के लिए हमने लिखा m और वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, LT - 1, LT - 1। तो mLT - 1 ये क्या बना, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद फोर्स, फोर्स बनाइए, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का m, एक्सेलरेशन हम ऊपर लिख चुके हैं mLT - 2। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है mLT - 2। दिस इज डायमेंशंस ऑफ फोर्स। अच्छा, यूनिट नहीं लिख रहे, इसका यूनिट बोलिए क्या होगा, इसका kg मीटर, यस, इसके बेसिस पर kg मीटर पर सेकेंड। वैसे हमने इसके यूनिट दूसरे भी बनाए हुए हैं, जैसे ओके, m इंटू a, इसका क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज नॉट SI सिस्टम यूनिट। The unit of force is Newton. न्यूटन। इसी तरह से इस न्यूटन में अगर आप 1 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, वो मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम क्या लिख सकते, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड लिख सकते हैं, या मास इनटू वेलोसिटी kg मीटर पर सेकेंड को भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ओके, अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं और बताइए वर्क या एनर्जी। अच्छा, ये फोर्स है, एक चीज आपको याद रखनी है, फोर्स यानी कौन सा फोर्स, तो हमारा आंसर है फोर्स यानी सब तरह का फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स, मस्कुलर फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, फील्ड का फोर्स, जितने तरह के फोर्स होते हैं सब तरह के फोर्स इसमें आ जाएंगे। फोर्स हो, टेंशन हो, कोई भी चीज हो, जिस चीज का मीनिंग फोर्स है उसकी डायमेंशन यही रहेंगी और उसकी यूनिट वही रहेगी। तो अगर हमको टेंशन कहीं एक्सप्रेस करना है, देयर इज टेंशन ऑफ 20 वॉट, 20 न्यूटन, तो टेंशन की यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ए फोर्स। वेट ऑफ ए पर्सन, वेट ऑफ ए पर्सन इज 600 न्यूटन।
क्योंकि वेट भी क्या है, फोर्स, न्यूटन। उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, ml t माइनस। अच्छा, उसके बाद वर्क, एनर्जी, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन क्या लेंगे, ml t माइनस 2, उसमें डिस्प्लेसमेंट का l और लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ml2 t माइनस 2। ये किसकी डायमेंशंस आ गई, एनर्जी या वर्क। अब एनर्जी या वर्क की एसआई में डिराइव यूनिट बनाई जा चुकी है, दैट इज जूल, और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल J। उसके बाद प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। ये रहा फोर्स और इसको डिवाइड करिए एरिया से, ml माइनस 2 और एरिया कितना, L2, कितना हो जाएगा ये इस तरह से आपको एक एक स्टेप के कैलकुलेशन करने भी आने चाहिए फॉर्मूला के बेसिस पर। नेक्स्ट लिखिए कैपिटल G, कैपिटल G, व्हाट इज कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमको समझ में नहीं आया क्या होता है, कहाँ से इसका यूनिट लाएंगे, तो हम इसका यूनिट कहाँ से लाएंगे, तो आंसर है ऐसा कोई फॉर्मूला फिजिक्स में ढूंढेंगे जिसमें G आता है। तो ग्रेविटेशन के चैप्टर में हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, दैट फोर्स ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। काफी कॉमन है, आपने भी देखा होगा। ये क्या है, मास ऑफ वन बॉडी, ये मास ऑफ द अदर बॉडी, r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड f इज द फोर्स, और ये जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस पर आप G को अलग कर लीजिए। कैसे आइसोलेट करना है, बाकी हर चीज को ट्रांसपोज कर दो, तो G किसके बराबर हुआ, G इज इक्वल टू F इंटू R स्क्वेयर अपॉन M1। ये ठीक है मैथमेटिकली। अब आप बनाइए, F की डायमेंशन रखो, R की डायमेंशन 2 बार रखो, M रखो, M रखो, बताओ कितना है। इस तरह से आप हर कांस्टेंट का डायमेंशंस निकाल सकेंगे।
आता है इतना? ठीक है, तो ये हमने जी की डायमेंशन निकाली। समझ आया आपको? फोर्स के लिए क्या लिखना? mlt -2। r डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए l लिखा जाता है। डायमेंशन l की 2 डायमेंशन, मास, एक मास कैंसिल हो गया, l की डायमेंशन 2 + 1 3 हो गई, t की डायमेंशन -2 रही और m की डायमेंशन ऊपर आएगा तो -1। सीरियल हमने वही रखा, पहले m फिर l फिर t, ये आ गया। तो इस तरह से g की डायमेंशन हमने क्या निकाली? m -1 l 3 t -2। इस तरह से आपको बार बार जो कांस्टेंट आएंगे उनकी डायमेंशन निकालने को बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना आना चाहिए। है? ओ, यूनिट मैंने मिटा दिया। ओके, यहां से आ जाएगा यूनिट। जी किसके बराबर था? Fr² mm। बोलिए, इसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। एक लाइन में लिखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है कैपिटल जी। और ये इसका बनाने का तरीका। ये 2 चीज़ें, स्पेशली यूनिट बनाना आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा। हर चैप्टर में एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का यूनिट बनाना है, उसकी डायमेंशन बनानी है, ये पूछा जाएगा। ओके, उसके बाद अब एक आप मुझे बनाकर दिखाइए पावर। पावर का फॉर्मूला आपको याद है? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, और यूनिट ये डिराइव्ड है, तो जूल पर सेकेंड हम लोग नहीं यूज करते। क्या यूज करते हैं? वॉट। अदरवाइज इसके फॉर्मूले 2 होते हैं, वर्क अपॉन टाइम या फोर्स इनटू वेलोसिटी, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस पूरे का हमने डिराइव क्या बनाया हुआ है? वॉट। इसी तरह से आपको और आगे भी मिलते चले जाएंगे। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। तो अब से फिजिक्स का जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो भी क्वांटिटी हम पढ़ेंगे, शुरू में हम उस क्वांटिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसकी डायमेंशंस पढ़ेंगे, फिर आगे उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना शुरू करेंगे। तो हर क्वांटिटी के लिए शुरू में ही हमने उसका डायमेंशन पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना है, यूनिट पढ़ना है, उसके बाद उसको आगे पढ़ना शुरू करना है। तो धीरे धीरे सारी क्वांटिटीज जब आप पढ़ लेंगे, सबके ये आपको याद हो जाएंगे। तो आपको चार्ट को पूरा अलग से याद करने की जरूरत नहीं। स्कूल में कई बार टीचर्स कहते हैं कि चार्ट को याद कर लो, एग्ज़ाम में आएगा इसमें से कुछ, लेकिन वो एक टीडियस मेथड है। तो व्हाट आई फेवर कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको याद होते जाएंगे। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। आगे जाके जब इसमें कुछ और चीज़ें आएंगी, जैसे एंगल, नोट करिए, एक क्वांटिटी है एंगल। एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस।
अब आर्क अपॉन रेडियस, इन दोनों की डायमेंशन क्या होती है? आर्क की डायमेंशन लेंथ, रेडियस की डायमेंशन लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ नो डायमेंशन, तो लिख लीजिए नो डायमेंशन। एंगल, आर्क, रेडियस दोनों L अपॉन L, नो डायमेंशन। हाँ, लेकिन इसकी यूनिट होती है, क्या यूनिट होती है? रेडियन। आप जानते हैं 1 रेडियन एंगल कितना होता है? आर्क और रेडियस अगर बराबर हो जाए तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। अच्छा, और देखिए स्पेशली एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी उसका साइन होता है ओमेगा। अब ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगल मेड इन 1 सेकेंड, एंगल मेड पर सेकेंड। अब एंगल का डायमेंशन हमने क्या निकाला? एंगल का डायमेंशन कुछ नहीं, 1, क्योंकि आर्क अपॉन रेडियस दोनों लेंथ अपॉन लेंथ है, लेंथ अपॉन लेंथ कितना होता है? 1। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दिस इज एंगल अपॉन टाइम, दिस इज 1 अपॉन t, दिस इज t माइनस 1। तो ये इसकी क्या आ गई? डायमेंशन। और पर सेकेंड, पर सेकेंड इसी का दूसरा नाम है हर्ट्ज। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको बहुत जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में खासकर। फ्रीक्वेंसी, जब भी कोई चीज ऑसिलेट करती है, वाइब्रेट करती है, तो 1 सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेट करती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कोई चीज घूम रही है तो 1 सेकेंड में जितने चक्कर लगाती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसके लिए हम यूनिट क्या यूज करते हैं? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। इसमें क्या है? नंबर पर सेकेंड, नंबर पर सेकेंड। नंबर का यूनिट क्या होता है? कुछ नहीं। नंबर की डायमेंशन कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 1 पर सेकेंड। तो पर सेकेंड नीचे आएगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बना? नंबर टाइम, नंबर टाइम। दिस इज 1 अपॉन t, दिस इज t माइनस 1, t माइनस 1 पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी दोनों की डायमेंशंस एक ही होती हैं, हर्ट्ज। इसके लिए और भी बहुत से नाम हैं, हम फ्रीक्वेंसी के चैप्टर में पढ़ेंगे। आरपीएस राउंड पर सेकेंड, सीपीएस साइकिल पर सेकेंड, वाइब्रेशन पर सेकेंड। ऐसा ही सिस्टम में है हर्ट्ज। ओके, वेवलेंथ, वेवलेंथ वेवलेंथ में एक शब्द लगा हुआ है लेंथ, वेव की लेंथ। अब चूंकि ये लेंथ है इसकी डायमेंशन L होगी।
बस। ठीक है, किसी भी चीज की लेंथ उसकी डायमेंशन L ही होगी। अच्छा, अब आप मुझे निकाल कर बताइए डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला याद होगा आपको? यस, मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इज डेंसिटी। मास के लिए क्या लिखना? m। वॉल्यूम के लिए क्या लिखना? L की पावर। यस, वेरी गुड। फिर उसको सिंपल एक लाइन में करिए, m L-3, m L-3 ब्रैकेट के अंदर। ये बन गई उसकी डायमेंशन। अच्छा, इसके बाद जो हमारे मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटिटीज आनी शुरू हुई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, ये जो क्वांटिटीज हैं, इन क्वांटिटीज को किस तरह से इसमें एक्सप्रेस करना, वो MLT में नहीं होगा। उसके साथ हमको एम्पियर जोड़ना पड़ेगा, टेम्परेचर जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम उन क्वांटिटीज को पढ़ेंगे तब उनकी डायमेंशंस के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, उसको हमको अभी से करने की जरूरत नहीं। ओके, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटीज कितने तरह की हो सकती हैं? अच्छा, ये जो चार्ट है ये आप सबकी बुक में बना हुआ है, NCERT की बुक में भी है और रेफरेंस बुक में भी। उसमें जितनी क्वांटिटीज आपको पहचान की मिलती हैं उतने को याद कर लीजिए। दूसरा, जब भी किसी न्यूमेरिकल में हमको डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, हम उसको रेफर किया करेंगे। उस चार्ट में से देख लेंगे कि उसकी डायमेंशंस क्या होती है। ठीक है, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ क्वांटिटीज हैं और विद इन ए डे या विद इन फ्यू डेज आप सबको नहीं रट सकते। एंड आई डोंट रिकमेंड उसको रटने की जरूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि सभी क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे साल भर में, ऑटोमेटिकली सब हमको याद हो जाए। ओके, तो अब इससे अगली टॉपिक हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं? एक छोटा सा रेफरेंस है, नोट करिए। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। देयर आर 4 टाइप्स of quantities। देखिए, दो टाइप के दो क्लासिफिकेशन। एक है कुछ क्वांटिटी कांस्टेंट होती हैं और कुछ वेरिएबल होती हैं। कुछ क्वांटिटी के डायमेंशन होते हैं और कुछ क्वांटिटी के डायमेंशन नहीं होते। तो ये 2 और 2 मिलाकर 4 टाइप बन गए। कैसे? कांस्टेंट 2 तरह के, एक के पास डायमेंशन है और एक के पास नहीं है। वेरिएबल 2 तरह के, एक के पास डायमेंशन है और एक के पास डायमेंशन नहीं। कुल कितने टाइप हो गए? 4 टाइप बस। तो नोट करिए, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट्स और डायमेंशनल वेरिएबल्स। उसके बाद बिना डायमेंशन वाले डायमेंशनलेस।
dimensionless constants and dimensionless variables. इनके नाम से ही इनकी डेफिनेशन पता चलती हैं। जैसे डायमेंशनल कांस्टेंट लिखिए, एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या बोलते हैं इसको, C, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, इनकी डायमेंशंस होती है, अभी अभी आपने निकाली, तो ये कैसे हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, एवोगैड्रोस नंबर, प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सब R, A एंड नेक्स्ट वेरिएबल जिनके पास डायमेंशन होते हैं, और ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। जैसे अभी अभी हमने किए एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब चीज़ें क्या है, इन सब के पास डायमेंशन भी है और ये वेरिएबल्स हैं। इनकी क्वांटिटी अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होती है। ये क्या होते हैं, डायमेंशन भी है और वेरिएबल भी है। सो दिस इज व्हाट, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, ETC, सब कुछ आएगा इसमें। अच्छा, उसके बाद डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट बहुत आसान है, इनकी वैल्यूज नहीं बदलती है और इनके पास कोई डायमेंशन भी नहीं। जैसे नंबर्स 1 2 3 4, पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, इट्स ए कांस्टेंट, कभी नहीं बदलती। इसका यूनिट क्या होता है, कुछ नहीं, इट्स ए रेशियो। तो जो चीज़ की रेशियो होते हैं वो कांस्टेंट हो, उसके डायमेंशन नहीं होते। और कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। अगर 2 की वैल्यू 2 है तो किसी भी न्यूमेरिकल में 2 लिखा है तो उसका मतलब वही होगा, उसका मतलब बदलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए नंबर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो नंबर्स कांस्टेंट है और नंबर्स के पास डायमेंशन नहीं होते। ओके, उसके बाद डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। वेरिएबल क्वांटिटीज बदलेंगी पर उनके पास डायमेंशन नहीं होगा। जैसे एंगल के पास डायमेंशंस नहीं होते, लेकिन कहीं एंगल छोटा होता है और कहीं एंगल बड़ा होता है। तो एंगल छोटा बड़ा हो सकता है पर उसके डायमेंशन नहीं होते, तो इट इज डायमेंशन लेस बट इट इज वेरिएबल। ये भी एक क्वांटिटीज है। तो ये क्या होंगे, एंगल। ऐसे आपको बहुत सारी क्वांटिटीज मिलेंगी। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, जहां रिलेटिव शब्द लगा वहां पर डायमेंशंस गायब। क्यों गायब? रिलेटिव डेंसिटी मींस density of the material divided by density of the water, ये रिलेटिव डेंसिटी। तो ऊपर भी डेंसिटी, नीचे की भी डेंसिटी, दोनों की डायमेंशन कैंसल। तो जहां रिलेटिव शब्द लगेगा वहां पर डायमेंशन ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगी, इसलिए वो कैसी हो जाएगी, डायमेंशन लेस, लेकिन वेरिएबल रहेगा। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टील इज 13, तो हम समझते हैं पानी से 13 गुना भारी होता है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क इज 1.2, पानी से भारी होता है।
रिलेटिव डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज 0.9, तो हमको उसमें यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन बताने की जरूरत नहीं है। तो जहां रिलेटिव शब्द आया वो कैसी हो गई? डायमेंशन लेस। रिलेटिव। इस तरह से बहुत सी चीजें आएंगी। इलास्टिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? 5 मीटर की चीज को हमने खींचा, 1 मीटर और लंबा कर दिया, तो स्ट्रेन कितना हुआ? 1/5। 1 मीटर अपॉन 5 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो डायमेंशन खत्म हो गया। तो स्ट्रेन में डायमेंशन नहीं होती। और ऐसे आपको डजन ऑफ क्वांटिटीज, तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उस समय याद करते जाएंगे कौन कौन सी है। अदरवाइज आपकी बुक में चार्ट बना है, उस चार्ट से आप याद कर सकते हैं कि डायमेंशन लेस कौन सी होती। इस तरह से 4 तरह की क्वांटिटीज होती हैं। ठीक, उसके बाद अब हम लोगों ने करना है कि ये हम फंडामेंटल चीज़ें समझ गए कि डायमेंशंस क्या होती हैं, हमारी क्वांटिटीज किस तरह की होती हैं, पर हमारा ये नॉलेज किस काम में आएगा? तो आंसर है ये हमारा फंडामेंटल नॉलेज बहुत काम में आता है, और इसके बिना शुरू से हम फिजिक्स को बहुत डिफिकल्ट पाएंगे अगर हमको ये करना नहीं आएगा। तो इस नॉलेज को किस तरह से यूज़ करना है, डायमेंशनल इक्वेशंस को, इसके मेनली 3 तरह के यूज़ होते हैं, उससे हमारी फिजिक्स बहुत क्लियर हो जाएगी। तो अगली क्लास में हम लोग इसको 3 तरह के एप्लीकेशन इसके देखेंगे, किस तरह से इसको अप्लाई करके हम फिजिक्स में चीज़ों को चेक करें। ठीक है, तो विल क्लोज इट टुडे।